खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज के खास मेहमान से मिलाती हूं ओल्ड रेलवे स्टेशन थाना के एसएचओ नरेंद्र सिंह जी से खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, इस खास मुलाकात में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सार्वजनिक तो है लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं, मतलब आपकी निजी है, उन बातों से भी रूबरू करेंगे क्योंकि जो केसेस आते हैं वो सार्वजनिक हो जाते हैं। लेकिन आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या कर चुके हैं और कैसे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अगर आपको देख करके कोई युवा अगर इस राह पर आगे चले तो उसका भविष्य तो वैसे ही बहुत अच्छा है। सर, सबसे पहले बात करूंगी आपके नाम के साथ आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर कि किस तरह से पढ़ाई की और यहाँ एसएचओ पद पर आप तैनात है। पूरा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करके बैठे हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। देखो, मैंने बीए सेकेंड ईयर तक पढ़ा हूँ मैं जी। 20 साल की उम्र में 1985 में बतौर कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके बाद 88 में मैं जीआरपी हरियाणा में ट्रांसफ़र हो गया था जी। और तब से मैं जीआरपी में ही हूँ, कहीं बाहर लोकल पुलिस में नहीं गया हूँ। जी। मैंने लोअर स्कूल कोर्स, इंटर कोर्स और एएसआई के लिए अपर स्कूल कोर्स पास किया। अब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और 6 साल से जीआरपी में एसएचओ लगा हुआ हूँ, वो जो रेवाड़ी, रोहतक, करनाल और अब फरीदाबाद में तैनात हूँ। बहुत बढ़िया। आपको बता दें, आमजन का पुलिस के साथ जो सहयोग रहता है, क्योंकि शायद उनका कोई घर का ना सुने या कोई ना सुने, लेकिन रात को भी उनके साथ एक परिवार से भी बढ़कर कोई खड़ी है तो वो हमारी पुलिस खड़ी है। तो ये बेहद ही सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली, जैसे कि बता दूं, हरियाणा पुलिस है जो लगातार अपनी इस कहावत पर जो सत्य है वो कहती और कथनी पर आगे जो साकार करती हुई भी नजर आ रही है। बहुत ठीक बात इन्होंने कही, किस प्रकार से कर रहे हैं। और बीए सेकेंड ईयर में अगर इनको लगा इनके भविष्य इस राह पर है तो वहीं पर छोड़ करके सर आगे बढ़े या उसे वहीं स्थगित कर दिया? देखो, कुछ कारणों से वहीं स्थगित कर दिया था मैंने जी। और अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया मैं जी। आगे की पढ़ाई नहीं कर सका मैं। अच्छा, फिर भी आज एसएचओ आप बतौर तैनात हैं तो अपने आप में ही काफ़ी गर्वान्वित महसूस आपको होता होगा। बिल्कुल गर्व। अब आई एम प्राउड ऑफ यू और मैं अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भविष्य आगे भी इसी प्रकार है, क्योंकि मैं जल्द ही रिटायरमेंट जाने वाला हूँ। अच्छा, बहुत ठीक बात कही कि किस प्रकार से भगवान को ही जो अपना सब कुछ समर्पण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर, कितना टाइम ओल्ड फरीदाबाद में हो चुका है और किस तरह का यहाँ पर फरीदाबाद की आबोहवा रही? देखो, फरीदाबाद में वर्ष 1916-17 में मैं एसएचओ रहा हूँ। अब दोबारा मेरे को फिर मौका मिला है और अब मैं 7 महीने से एसएचओ लगाया हूँ फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर। सर, कितने वर्ष पहले फरीदाबाद में आए, लेकिन फिर इतने वर्षों बाद फिर फरीदाबाद आना हुआ, तो किस सोच के साथ फरीदाबाद आए? क्योंकि पहले की जो एक जर्नी थी उसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ, तो किस सोच के साथ फरीदाबाद आए? पहले वाली पोस्टिंग में मैंने बहुत अच्छा कार्य किया था जी। कई मेरे को अवार्ड भी मिले थे, जैसे कि ऑपरेशन मुस्कान चला था जी। उसमें मैंने 109 बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माँ बाप के हवाले किया था। इस बारे में मुझे और मेरी टीम को सम्मानित किया गया था। क्राइम भी मैंने कंट्रोल किया था, काफ़ी चोरियों के केस सॉल्व किए थे और छीना जब्ती पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। अभी तक आज तक कभी कोई पब्लिक कंप्लेंट मेरी नहीं हुई, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, इसी कारण मेरी पब्लिक कंप्लेंट नहीं हुई और भ्रष्टाचार से दूर रहता हूँ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे को अधिकारियों ने यहाँ दोबारा नियुक्त किया है। सर, 7 महीने में फरीदाबाद में क्या था पहले, 7 महीने पहले आपसे पहले, और आज के वहाँ वातावरण में क्या आपके द्वारा बदलाव अब हुआ है? देखो, चोरियों पे अंकुश लगा है। मैं इसके लिए पूरी तरह से अपनी टीम के साथ लगाया हूँ। दिन रात चेकिंग की जा रही है। चोरियों पर बहुत कुछ अंकुश लगा है। छीना जब्ती पर में भी कमी आई है। कम से कम 200 ट्रेनों का, मालगाड़ियों का, एक्सप्रेस का आना जाना और हजारों लाखों यात्रियों का आवागमन,
काफ़ी बड़ा ये दायरा है और इस दायरे पे कैसे सुरक्षित माहौल बनाए रखना है, पुलिस गश्त को बढ़ाए रखना है, संदिग्ध व्यक्तियों पे, संदिग्ध जो चीज़ है, व्यक्ति हैं, वस्तु है, उन पर निगरानी रखनी है, ये एक बड़ा अपने में एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन उसी चैलेंज के साथ एक फेस रीडर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इतनी लाखों की यात्रियों की संख्या में अगर इन्हें लगता है कोई असामाजिक व्यक्ति है, कोई असामाजिक तत्व है, उनको फेस रीडिंग करके भी अपने काफ़ी अपराधियों को पकड़ चुके हैं। और काफ़ी में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि 200 जो ट्रेन, मालगाड़ी, एक्सप्रेस का आवागमन और हज़ारों लाखों यात्रियों का आवागमन, अपने में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, सभी चीज़ों को ध्यान रखना कि कहीं कोई गलत नशा तस्कर तो नहीं है, कोई अवैध शराब तस्करी नहीं कर रहा, या कोई तमाम तरह की चीज़ों को आदान प्रदान यहाँ से नहीं हो रहा। सभी चीज़ों पर गौर रखी जाती है। आप सोच के देखिए, जब कभी आप ट्रेन में गए हो तो कितनी भारी भारी संख्या में बैग लेकर यात्री आते हैं। उन बैग के अंदर क्या क्या है शायद हम ही अपने बैग में नहीं देख पाते हैं, लेकिन उस गलत चीज़ों को निगाह से एक ढूंढ कर निकालना ये अपने में एक बड़ी चीज़ होती है। सर, क्या लगता नहीं है कि अपने में बड़ा चैलेंज है ये, और किस प्रकार से उस चैलेंज से आप निपटते भी हैं? हाँ, चैलेंज है, लेकिन अपना तजुर्बा भी है, मेरे पास एक अच्छी टीम भी है नशा तस्करों को पकड़ने के लिए। और दूर से ही पता चल जाता है ये नशा तस्कर हैं, उनके सामान को देखकर, उनके फेस रीडिंग को देख के। क्योंकि परिवार जो होता है अपने सामान के साथ आता है, उनको चेक करने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती जी। समझ जाते हैं हम परिवार है, बच्चे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और जो तस्कर होते हैं वो पुलिस को देख के डरेगा, सहमेगा, उनके फेस पर अलग तरह के आकरण आएंगे, तो हम समझ जाते हैं ये ज़रूर कुछ न कुछ इसमें है, और उसकी तलाशी नियमानुसार करवा के और नशा तस्करों को काबू करते हैं। बिल्कुल। डॉग स्क्वाड के साथ, बम निरोधक दस्ते के साथ लगातार जो है चेकिंग भी करते रहते हैं कि सर कितनी, ये कोई संख्या आती है कि इतने महीने में चेकिंग का हिसाब रखना है, या कोई सूचना मिलने के पश्चात? संख्या नहीं आती, जैसे विशेष अवसरों पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लोहड़ी, दिवाली, त्यौहार, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जी। हम समय समय पर रेलवे स्टेशन फरीदाबाद की बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड, एंटी सपोजर टीम से चेकिंग करवाते रहते हैं। और इसके अलावा अपनी टीम से भी स्टेशन की चेकिंग करवा देते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। सर, एक चौकी तो होती है कि एक दायरा फिक्स हो जाता है, एक थाना होता है कि एक एरिया फिक्स हो जाता है, लेकिन हज़ारों लाखों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होना, इतनी संख्या में रेलगाड़ियों का जाना, ट्रेन का जाना, तो कैसा लगता है कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे एक रूपरेखा बनाकर एक गश्त की जो श्रेणी है उसको तैयार करते हैं, बैच वाइज बांधते हैं, किस तरह से करते हैं? देखो, हम कर्मचारियों की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं। एक शिफ्ट में 4 या 5 कर्मचारी होते हैं जी। 8 घंटे की ड्यूटी में कर्मचारी बोर भी नहीं होता, उसको फ्रेश भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी कुछ अलग तरह की होती है। जी। चेकिंग भी करनी होती है, यात्रियों की हेल्प भी करनी होती है, कोई घायल हो जाता है उसको उठाना, किसी बच्चा गुम हो गया उसको उसके घर तक पहुंचाना, पुलिस की काफ़ी बहुत सारी ड्यूटियां हैं। लेकिन हम स्टाफ की कमी होते हुए भी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। पहले यहाँ 50 कर्मचारी थे, लेकिन अब हम 30 कर्मचारी के साथ अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। परिवार में सदस्य कम हो या ज़्यादा हो, मुखिया का तो कर्तव्य यही होता है कि अपने परिवार को संजोकर रखना है। जैसे कि एसएचओ साहब ने बताया कि अधिकार पहले जो पुलिसकर्मी थे ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन अब कम संख्या में हो गए हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान रहे होंगे कि एक साल में जो मृत्यु रेशो है, जो चाहे हादसे होते हो, चाहे दुर्घटनाएं होती हो, चाहे आत्महत्या होती हो, चाहे किसी की रंजिश रहती हो, अगर उन शव की बात करें तो 375 जो है एक साल में शव का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। एक अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। अगर एक दिन में एक दिन का भी हिसाब लगाएं तो 365 बैठते हैं, लेकिन 375 एक अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात। उन परिस्थितियों में ब्लड से लगा हुआ उस बॉडी को संभालना, उसमें जांच करनी, परिजनों को देखना, वहाँ पर किस तरह से उस चीज़ों को करना होता है, और सबसे बड़ी लापरवाही सर 375 बॉडी में एक अपनी में एक हैरान कर देने वाली बात है। क्या लगता है कि किस प्रकार की लापरवाहियाँ होती हैं, हादसे होते हैं, आत्महत्या होती है, क्या लगता है आपके हिसाब से कैसे जाँच होती है? फरीदाबाद जो रेलवे ट्रैक है जी, उसके 4 ट्रैक हैं जी, 2 जाने के 2 आने के, अप एंड डाउन बोलते हैं उनको। जी।
और इन पर काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं। कई बार आदमी सोचता है इधर से ट्रेन आ रही है, मैंने देख ली, दूसरी तरफ से आ रही है वो भी देख ली, लेकिन तीसरी लाइन पर भी गाड़ी आ जाती है और उसकी चपेट में। ज़्यादातर यात्री लाइन क्रॉस करते हुए चपेट में आते हैं और आत्महत्या भी करते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष करीब 369 डेड बॉडीज़ दिल्ली बॉर्डर से और होडल तक हमें मिली हैं, जिनकी कार्रवाई रेलवे पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है। देखो, डेड बॉडी को उठाना, क्योंकि ट्रेन जो है लाश के कई टुकड़े कर देती है, तो हमें एक एक टुकड़े को उठवाना पड़ता है, उनके वारसों को तलाश करना पड़ता है और डेड बॉडी को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाना होता है। ये डेड बॉडियाँ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि लोग लापरवाह हैं। डेड बॉडी कम हो, इसको रोकने के लिए मैंने एक विशेष अभियान भी पिछली पोस्टिंग में भी 3-4 अभियान चलाए थे और अब भी मैंने विशेष अभियान चलाया है। यात्रियों को और आम नागरिकों को इकट्ठा करके समझाया कि ट्रैक पार करते समय एक तो ईयरफोन या लीड कानों में नहीं लगाएं, दूसरा चलती गाड़ी में ना उतरें ना चढ़ें, रेलवे ट्रैक को देखकर पार करें। इस तरह के पॉइंट थे, हमने उनको चलाया, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क भी आया था, ज़्यादा फर्क नहीं आया। लोग लापरवाह हैं, ईयरफोन लगा के रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं तो हादसा तो होना है, क्योंकि उसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। काफ़ी हादसे अब सामने आए हैं। जो जवान लड़के थे, जवान लड़के मांगते नहीं कोई सर, उनको अपने एक स्वैग भी उस चीज़ में वो मानते हैं कि कान में लीड लगा करके पूरे स्वैग में चले। ये आमजन में भी यातायात दुर्घटनाओं का भी काफ़ी शिकार जो है युवा इसकी चपेट में आने से हो रहे हैं, और कानों में लीड लगाकर पीछे के हॉर्न न सुनाई देना, जिसकी वजह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने की वजह से या यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इन्हीं वजह से जो है उनका रेशो भी बढ़ रहा है। जी सर। हाँ, रेशो बढ़ रहा है, रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। देखो, हर जगह पर पुलिस रेलवे ट्रैक पर तैनात नहीं की जा सकती जी। अब रेलवे विभाग बाउंड्री भी लगातार कर रहा है, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, बाउंड्री काफ़ी लगा भी दी है। रेलवे लाइन क्रॉस होनी बंद हो जाएगी तो इन दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। बिल्कुल, शॉर्टकट की वजह से रेलवे ट्रैक को पार कर देते हैं, फिर वही उनकी एक लापरवाही जो है उनकी जीवन से हाथ धोने के जो है काम करती है, पूरी जीवन से हाथ धो बैठते हैं। केवल एक छोटी सी लापरवाही, सर छोटी सी लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो क्या चाहिए जो दर्शक भी इसे सुन रहे हो वो इन छोटी सी लापरवाही को, कान में लीड लगाने को लेकर हो, चाहे ट्रैक पार करने को लेकर हो, चाहे जो ट्रेन के बाहर अभी काफ़ी वीडियो भी सामने आई कि ट्रेन के बाहर जो है हवाबाजी या फिर गानों पे जो है वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी काफ़ी दुर्घटनाएं आती हैं। तो क्या चाहिए आपको कि युवाओं को, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को मैसेज दूंगा, एक तो चलती ट्रेन में चढ़ने का इनका बड़ा शौक है जी। मैं रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान युवाओं को समझाता हूँ, चलती ट्रेन में ना चढ़े ना उतरे। ट्रेन तो दूसरी आ जाएगी लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी। ये मैसेज मैंने युवाओं को दिया है, लेकिन युवा कुछ ऐसे टाइप के हैं, मान नहीं रहे हैं। काफ़ी समझाता हूँ, आशा करता हूँ कि अब ये सुन के युवा इस तरफ ध्यान देंगे और हादसों में कमी आएगी। ओल्ड फरीदाबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और कहें तो सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनने वाला है, तो चाहिए कि हमें भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने चाहिए। नियम कानून जो बने हैं हमें दंडित करने के लिए नहीं बने, हमें सही हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस नियमों का पालन कर लें। अक्सर लोगों की सोच ये चली जाती है कि मैं आर्थिक रूप से दंडित चालान काट कर किया जा रहा है या किसी तरह से किया जा रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान के लिए हो रहा है। तो लोगों को ये चाहिए कि नियमों का पालन करें। इस सोच के लिए क्या कहेंगे सर? लोगों को चाहिए नियमों का पालन करें, दंड से बचने, हेलमेट जैसे हेलमेट लगाना होता है, हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं होता, अपनी सुरक्षा के लिए होता है। इसी प्रकार रेलवे के दूसरे नियम है, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना, महिला डिब्बों में सवार मत हो। पुलिस आती है तो भागते हैं, हम उनको पकड़ते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला डिब्बों में यात्रियों को यात्रा नहीं करने देते। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, नियमों का पालन करें।
मेरा आखिरी सवाल ये है कि सर, रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ओल्ड फरीदाबाद का, वहाँ पर जो ऑटो चालक हैं उनकी भी काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन उनकी वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति, या फिर ऑटो चालकों को ज़्यादा पता होता है क्योंकि रात के समय अगर आपकी खुद की सवारी नहीं है लेकिन आपके घर के गेट तक, आपके दहलीज तक पहुँचाने का काम ऑटो चालक करते हैं, तो हमारे शहर की चार चांद भी यही है। तो सर क्या लगता है, वर्दी न होना एक अपने में वो बात है कि जो नाबालिग है वो भी चला रहे हैं, अगर रेलवे स्टेशन पे एक दायरा सीमित कर दिया जाए, क्योंकि कोई चीज़ अति से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे उन्हें जागरूक करने के लिए तमाम चीज़ों के लिए क्या क्या आपने कुछ चलाया या फिर आगे की कोई सोचिए कि क्या कहेंगे? देखो, अब बताया है कि ऑटो चालकों की वर्दी होनी चाहिए जी। मैं ऑटो चालकों की महीने में 3 बार 4 बार मीटिंग लेता हूँ, इनको समझाता हूँ कि कोई संदिग्ध आदमी, वाहन चोर दिखे तो हमें पुलिस को सूचित करा। मैंने इनको सभी को अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, उनके नंबर भी ले रखे हैं। सभी ऑटो चालकों की मैंने लिस्ट, मोबाइल नंबर, ऑटो नंबर लिख रखे हैं रजिस्टर में, और ये कई बार महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं। और अब ड्रेस के बारे में, ड्रेस का तो अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं शुरू करवाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम हो जाएगा। और इनके जो कागजात हैं वो समय समय पर मैं चेक करता रहता हूँ, और इनको ये भी सलाह दी जाती है कि यहाँ जाम की स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। देखो, ऑटो चालक रेलवे स्टेशन पर होने ज़रूरी है जी। रात के समय, सुबह वक्त से या किसी टाइम, हर एक आदमी तो अपना व्हीकल लेकर चल नहीं सकता, क्योंकि ऑटो वाले उनको लेकर जाते हैं, तो उनकी भी जो है रोजी रोटी इसी से, अपने बच्चों को पालते हैं। बिल्कुल। सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऑटो चालकों की तरफ देखा जाता है। बेचारे 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके अपने परिवार का पालन करते हैं, हमें उनकी भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, और हम भी उनको समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं। अगर आप सुन रहे हैं, अगर कोई सूचना है, कोई बात है, आप एसएचओ साहब से कहना चाहते हैं, तो निसंदेह आप इनसे कह सकते हैं। तमाम चीज़ों पर ये खुद जाकर गश्त में बारीकी से जांच करते हैं कि कोई की चीज़ गलत तो नहीं हो रही, गलत तरीके से तो नहीं की जा रही, कि स्वयं जा कर के चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं। ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपकी सुरक्षा के लिए नियम कानून बने हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप एकचित होकर अपनी ही सुरक्षा के लिए स्वयं सोचें, क्योंकि आर्थिक रूप से जो चालान करना या फिर आपको दंडित करना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल ये है कि आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, नियम कानूनों का पालन करें, और ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए आप। नमस्कार। नमस्कार।